हेलो बच्चों, क्या हाल है। बहुत बढ़िया ना। देखो, ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तब तक उम्मीद है कि आपने वो सारे वीडियोस कवर कर लिए होंगे। हमने 5 वीडियो अपलोड किए थे जो कि 4 पार्ट में है। ठीक है, और उसमें क्लास 9th हिस्ट्री हिंदी मीडियम, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसमें ये आपको कहा गया था कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट वीडियो में एक नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और नोट्स बेसिकली डिक्टेशन में ही हैं। आपको बताया जाएगा इसमें डेट वाइज कि उसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है और कितने कितने नंबर का क्या आ सकता है। तो आपको अगर उन वीडियोज़ में आपने नहीं लिखा तो इस वीडियो में आप उसको ज़रूर डिक्टेट करेंगे, आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, आपको डिक्टेशन दी जाएगी, वीडियो के अंदर ही आप उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत तो आपको करनी होगी कि एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ, ये अब मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, और जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की गई थी उसमें ये भी बताया गया था कि जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें बेसिकली क्या है कि एक डेट को बहुत ही अलग तरीके से उसमें प्रेजेंट किया गया है। मतलब बाद का डेट पहले आ रहा है, पहले का डेट बाद में जा रहा है। तो इस वीडियो में इस चैनल पे ये ट्राई किया गया है, ये कोशिश की गई कि आपको, क्योंकि उसमें क्या होता है कि समझने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो सीरीज़ में नहीं चलती। ठीक है, वो मिक्स है पूरा। तो इसमें ये ट्राई किया गया कि आपको एक सीरीज़ में डेट वाइज आपको ये प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप पेन कॉपी ले लेंगे और लेफ़्ट साइड में 2 कॉलम इस तरीके से बनाने हैं आपको, लेफ़्ट और राइट। ये बहुत पहले भी बताया गया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप पहली वीडियोस को भी देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये क्रक्स है, बेसिकली नोट्स है ये। तो आपको इससे भी हेल्प होगा, लेकिन अगर आप उस वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपको चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, लिख कर लिया होगा आपने, लेफ़्ट और राइट 2 कॉलम बना लिए होंगे। लेफ़्ट में ईयर्स हम लिखते जाएंगे क्योंकि ईयर्स ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो सीरीज़ में समझने में आसानी होती है। सॉरी, चलिए, जो आपका फर्स्ट मतलब बेस ईयर मानते हैं हम इसको कि हमें इसी ईयर से स्टार्ट करना है, जो अपनी जर्नी है हिस्ट्री की इसी ईयर से। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था वो हमें नहीं पढ़ना। चलिए देखिए, बेस ईयर है अपना 1614, लिखेंगे आप इसको जल्दी से 1614। इसमें देखो, इस ईयर से रिलेटेड आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आएगा ऑलमोस्ट। अभी तक जनरली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बेस ईयर है तो आपको ये बस याद रह जाएगा आपको 1614। ठीक है, 1614 में ये जो पूरा पैराग्राफ है ये डिटेल में समझाया गया है। आप उस वीडियोस को देखिए, फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। ठीक है, इसमें पहले बताया जा रहा है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाएं। तो 1614 में आप उसके सामने लिख लेंगे नॉट इम्पॉर्टेंट, लिख लिया आपने। ठीक है, अब आता है 1715। नेक्स्ट ईयर डालेंगे आप 1715। फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। इससे भी कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप 1715 को भी लिख लेंगे नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट हाँ, आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे, जितनी भी वीडियोस दी गई है आपको प्रोवाइड करवाई गई है, उस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, इसको कनेक्ट करके बताया गया है कि इसका कनेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, चलिए 1774 लिखेंगे आप इसको, नया डेट, और इसमें लिखेंगे आप आगे में या इसी ईयर के ऊपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
या इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मत लिखिए। इस 1774 से आपका 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि लुई 16 जो था उसका राजवंश क्या था, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यू ऐसे लिखना है, बूर्बो राजवंश का राजा लुई 16, ये लिख लिया आपने, बूर्बो राजवंश का राजा लुई 16 1774 में राजा बना, मतलब पहले राजकुमार था, 1774 में यह राजा बना है, लिख लिया आपने। शादी ऑस्ट्रिया में राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कि फ्रांस का राजा लुई 16 किस राजवंश से ताल्लुक़ रखता था या किस राजवंश से संबंधित था। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको जो आपके MCQs आते हैं उसमें वो दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है किस राजवंश का था ये, बूर्बो राजवंश का, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लुई 16 जो फ्रांस का राजा था या फ्रांस का राजा लुई 16 उसकी शादी कहाँ हुई थी, किससे हुई थी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। पहले हम 1-1 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, हम फिर से इन ईयर्स पे आएंगे और जो क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाएं। तो अभी हम 1 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1774 में फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया, बूर्बो राजवंश, राजा का नाम लुई 16, शादी हुई थी ऑस्ट्रिया और राजकुमारी कौन सी थी, मैरी एंटोनेट, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको लिखना है 1 नंबर का क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा कर कौन देते थे या फिर करों का भार किसके ऊपर था, ठीक है। इस तरीके से टैक्स के ऊपर आपसे पूछा जाएगा, तो तीसरे स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे, उन्हीं को टैक्स देना होता था, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट ईयर आप डालेंगे 1789, ठीक है। 1789 में आप इसमें लिख लेंगे नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट किस मतलब जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है ना उसके लिए ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हम ये 1 नंबर वाले लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें 1 नंबर का ही ये क्वेश्चन, इस ईयर से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें 1 नंबर लाइक कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। चलिए ये देख लिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट छूट गया, जो आपने 1789 लिखा है ना उससे पहले आप लिख लेंगे मई 1789, मई, यहाँ पे मई लिखना है, ये वाला है ना मई, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट ईयर डालेंगे, ये लिख लिया ना आपने मई 1789, उसमें आपको क्या लिखना है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट डेट आप डालेंगे जून 1789, लिख लिया जून 1789, ठीक है। इसमें आपको नाम याद रखना है, ये नाम आप लिखेंगे मिराबियो और आबे सीए, लिख लिया आपने मिराबियो और आबे सीए। इसके आगे आप डैश करके लिख लेंगे दार्शनिक, लिख लिया आपने दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक कौन होते हैं, दार्शनिक वो होते हैं जो समाज को, देश को, हमारे परिवार को, इन सब को देखते हुए कुछ अपने मंतव्य प्रकट करते हैं, अपने मन की बात रखते हैं कि नहीं समाज में ये गलत है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं ये गलत है तो ऐसा होना चाहिए, ये सही है तो इसको चलते रहना चाहिए, या फिर इसको हम और कैसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब दार्शनिक थे, इन्होंने ही नेशनल असेंबली की स्थापना करवाई थी, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है
कि नेशनल असेंबली की स्थापना के समय या फिर उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसमें जो मेन दो नाम थे कौन से, मिराबियो और आबेसिये। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है 1789 जुलाई। तो मई में आपने नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा होगा, जून में आपने मिराबियो और आबेसिये लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डालेंगे 1789 जुलाई, यानी जुलाई 1789। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट ही आपको लिखना है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। ठीक है, जुलाई 1789 में ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद आएंगे जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। ठीक है, अगस्त लिखेंगे, अगस्त 1789। ठीक है, लिख लिया। इसमें आप लिखेंगे सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल डीप में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कब हुआ था। तो ये हुआ था अगस्त 1789 में, क्योंकि जुलाई 1789 में तो क्रांति हुई, क्रांति के बाद राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। राजा ये मान गया था कि ठीक है चलो नेशनल असेंबली जो तुम बोलो वही करेंगे। ठीक है, जो तुम अधिकार बोल रहे हो छोड़ने के लिए वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब। तो जब नए कानून बनेंगे तभी तो कुछ जो पुरानी व्यवस्थाएं उसको ख़त्म किया जाएगा। तो आपको याद रखना है अगस्त 1789 में जो सामंती व्यवस्था है उसका उन्मूलन किया गया था। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, 1789 के बाद आप लिखेंगे, अच्छा ये अगर स्पीड में जा रहा है तो आपको पॉज कर लेना है, उसके बाद आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, अब 1791 में आएंगे। अब 1791 लिख लिया, 1791। ये 89 के बाद 2 साल आगे आ गए हम। ठीक है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नेशनल असेंबली की स्थापना जो की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था, पैसे कमाना, है ना, या अधिकार देना, नया मतलब नया सरकार बनवा, नई सरकार बनाना, इस तरीके से क्या था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। तो 1791 में आप लिख लेंगे। वैसे ये इसलिए लिखे, ईयर वाइज इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको क्या लिखना है, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, बस ये 1791 में ये हुआ था, इस वजह से ये ईयर वाइज आपको लिखवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी में आप लिखेंगे, नए संविधान के साथ, लिख लिया आपने, लिखेंगे फटाफट। इसी ईयर में 1791 में ही आपको लिखना है। क्या लिखा, नए संविधान के साथ राजा की शक्तियों को, आपको ऐसे लिखना है, नए संविधान के साथ राजा की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। ये भी लिख सकते हैं, विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है आपका। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो आपसे कि जब फ्रांस में नेशनल असेंबली की सरकार बनी थी या फिर नया संविधान आया था तो राजा की शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया था। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। अब ये क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं,
मैच द फॉलोइंग में मुश्किल है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। या फिर आपसे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन रिटन नोट में करवा लें, ठीक है। आता है ना कौन सा आता है, एक शब्द या एक एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आ जाएंगे 1791 में ही, ठीक है। उसमें एक पॉइंट आपको लिखना है, फटाफट लिखेंगे आप। नए संविधान के अनुसार, लिख लिया। देखिए 1791 में ही संविधान आया था नेशनल असेंबली द्वारा, इसीलिए 1791 में ही आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, नए संविधान के द्वारा नागरिकों को 2 वर्गों में बांट दिया गया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि नागरिकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था, तो सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे 1791 में ही आपको एक और पॉइंट लिखना है, जैकोबिन क्लब, लिखेंगे आप, जैकोबिन क्लब का नाम भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैकोबिन क्लब का नाम भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, ये आपका MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे पहले ही कहा जा रहा है कि जो आपका बोर्ड है उसके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है, चाहे 1 नंबर का आपसे रिटर्न करवा ले या फिर MCQs दे, चाहे फिल इन द ब्लैंक दे, मैच द फॉलोइंग दे, करेक्ट इनकरेक्ट दे, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पे पड़ा था, भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट, एक सेंट थे, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, बाबा टाइप, बाबा टाइप मतलब जो साधु नहीं होते, साधु इस तरीके से जेकब के नाम पर पड़ा, उनका जेकब था, उन्होंने ये क्लब सबसे पहले बनाया था, तो उसी के नाम पे रख दिया है जैकोबिन क्लब, ठीक है। जेकब से जैकोबिन हो गया, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी में लिखेंगे आप, लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली पॉइंट है ये, लिखेंगे जैकोबिन क्लब का नेता या जैकोबिन क्लब का मुखिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैकोबिन क्लब का नेता ऑब्लिक मुखिया, इस तरीके से कर लीजिए। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, दिख रहा है आपको, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, एरो को देखना है आपको, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे आप, लाल रंग की टोपी का मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक, लिखेंगे ऐसे ही, लाल रंग की टोपी का मतलब या अर्थ स्वतंत्रता का प्रतीक। देखिए वो लाल टोपी पहनते थे, जो तीसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने लाल टोपी पहनना शुरू किया था, तो लाल टोपी वो इसलिए पहनते थे कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता का प्रतीक कौन सा रंग था, तो लाल रंग, या फिर लाल रंग की टोपी इसका अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ था स्वतंत्रता का प्रतीक, ठीक है। चलिए अब आते हैं 1792 में, अदरवाइज
इसमें हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे आप इसमें। महिलाओं लिखेंगे, महिलाओं का क्लब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। महिलाओं का द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछता है। ये मतलब इस तरीके के जो पॉइंट है ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, पैराग्राफ आपको दिया जा सकता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। 1791 में ही अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे 1792। लिख लिया 1792। 1792 में आपको लिखना है फ्रांस का राष्ट्रगान। इस तरीके से लिखिए। लिख लिया आपने तो चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए फ्रांस का राष्ट्रगान, और उसमें आप एरो मार्क करके क्या लिखेंगे, मार्शिले। मार्शिले, ये फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है, मार्शिले। ठीक है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है। नेक्स्ट आप ईयर तो सेम रहेगा ना, सेम लिखा है हमने 92। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको नए इसमें किस प्रकार लिखेंगे, इसमें लिखे नवनिर्वाचित असेंबली। इसी 1792 में ही आपको लिखना है। ठीक है, ये 1792 में ही हुआ था, तो आपको लिखना है नवनिर्वाचित असेंबली जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। लिख लिया आपने, नवनिर्वाचित असेंबली को जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया के द्वारा 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1792 में ही आपको लिखना है 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। लिख लिया आपने 21 सितंबर 1792 इसने राजतंत्र इसने नहीं 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 1793। लिख लिया 1793। उसमें लिखना है आपको 21 जनवरी 1793 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में लुई 16 को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं सारे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 17 उसी में लिख लीजिए 1793 में ही लिखना है आपको। 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ से भी पूछा जाता है कि आतंक का युग किस कालखंड को कहा जाता है, तो वो कालखंड क्या है, वो समय क्या है, 1793 से 1794। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 93 से अब 94, तो फ्रांस की मुद्रा को समाप्त कर दिया गया। 1794 में फ्रांस की मुद्रा को समाप्त कर दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट 1804 1804 नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना। लिख लिया आपने। 1804 में लिखना है आपको, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना। नेक्स्ट ईयर 1815 लिख लो। 1815 1815 में वाटरलू में, ये जगह का नाम याद रखना है आपको, वाटरलू में फ्रांस, सॉरी 1815 में वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। हार गया था वो। किससे हारा था, कैसे हारा था, वो आपको 10th क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, 10th क्लास का सिलेबस है वो। नेक्स्ट 1848 1848 इसमें क्या लिखना है, दास प्रथा का उन्मूलन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन, दास प्रथा का उन्मूलन लिख लिया आपने। आपको वीडियो पॉज करके लिखते जाना है अगर ये फास्ट चल रहा है तो। उसके बाद आपको आना है इस ईयर के बाद 1946 1946 क्या लिखना है इसमें, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया। आंसर इज़ 1946 1946 में दिया गया। या फिर 1946 में क्या हुआ, फ्रांस से जुड़ी हुई कौन सी घटना घटी, तो उसमें क्या हुआ, जो वहाँ की महिलाएं थीं उनको अधिकार दिए गए। सॉरी, अधिकार मतलब मतदान का अधिकार। ठीक है, चलिए ये ईयर वाइज हमारा ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मल कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखना है आपको, टाइद, ये लिखना है आपको टाइद, धार्मिक कर। ये नॉर्मल ऐसे एक पॉइंट लिखना है आपको, छोटा सा पॉइंट डाल के या स्टार बना के कुछ भी। टाइद धार्मिक कर और टाइल प्रत्यक्ष कर। जो टाइद है वो चर्च को दिया जाता था और जो टाइल है वो सरकार को दिया जाता था। ठीक है, तो ये 2 तरीके के टैक्स थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप फटाफट। फ्रांस का समाज पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग तथा नेक्स्ट कौन सा था, तृतीय वर्ग, है ना। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग या तृतीय स्टेट, ठीक है, में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग तथा तृतीय स्टेट या तीसरे वर्ग में बटा हुआ था। 3 वर्गों में बटा हुआ था बेसिकली वो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, ये लिखना है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है, जो लिखा आपको यही, मतलब वैसे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे बेसिकली जो बोलने का तरीका है उसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है आपको। ठीक है, बेसिकली वो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, बुक का नाम है ये। ठीक है, लिखेंगे आप फटाफट, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक को लिखा है जॉन लॉक। ठीक है, आप लिखेंगे 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, उसके आगे डैश लगा के लिखेंगे जॉन लॉक द्वारा लिखित।
अब ये जॉन लॉक कौन है? जॉन लॉक भी दार्शनिक है, ठीक है। नेक्स्ट एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है द स्पिरिट ऑफ लॉज। लिख लिया? ये भी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें डैश लगा के आप लिखेंगे मॉन्टेस्क्यू, या यहाँ पे लिखा हुआ है मॉन्टेस्क्यू, तो आपको मॉन्टेस्क्यू लिखें या टेस्क्यू लिखें, ट लगाएं या त लगाएं, कुछ भी लगाएं ठीक रहेगा वो, ठीक है। तो आप लिख लेंगे मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्क्यू, द्वारा लिखित, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना किसने की है, या फिर द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक किताब किसने लिखी है। 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपको, 5 तो नहीं 4 ऑप्शन दे देंगे। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? मॉन्टेस्क्यू। या फिर टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक रचना किसने की है, तो वो किसने की है? जॉन लॉक ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप क्या लिखेंगे? ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, ये एक लिख लेंगे इसमें, ये एक है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज। ये बहुत फेमस थी, ठीक है, उसका ये नाम है ओलंप दे गूज, क्रांतिकारी महिला थी ये। चलिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस सारे हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे, वीडियोस को देखेंगे, तो और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये 1 नंबर के सारे बेसिक क्वेश्चंस कवर होते हैं इसमें, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया है, बस आपको ये लिखना है, फटाफट लिख लेंगे आप। रूसो ने, क्या लिखना है आपने, या फिर पूरा नाम लिखें आप, ज्यां जॉक रूसो, ठीक है। क्या लिखना है? ज्यां जॉक रूसो ने सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। लिख लिया आपने? ज्यां जॉक रूसो ने सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। ये लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, ठीक है।